हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज हमारी साइंस पेपर 2 की क्लास सेकंड होने वाली है। एक क्लास हम आपको अभी दे चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले वो वाली क्लास भी आप देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम आपकी 20 नंबर की कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं। साइंस का जो पोर्शन होता है आपके पेपर सेकंड में, 60 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट आता है, उसमें से 30 नंबर मैथ और 30 नंबर का आपका साइंस होता है। इन 30 में से 20 नंबर्स का सब्जेक्ट और 10 नंबर की आपकी पैडागोजी। ऐसे ही साइंस में 20 नंबर का आपका सब्जेक्ट और 10 नंबर की आपकी पैडागोजी होती है। ओके, तो ये जो 20 नंबर है साइंस के, इनकी हम यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं आपको, और सब्जेक्ट की भी कराएंगे। मैथ भी आपका जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो इन 20 नंबर की आपको कंप्लीट तैयारी हम कराएंगे। इनमें से हम ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि आपका एक भी नंबर कटे। जब आप पेपर में जाओगे, अगर आप क्लास ईमानदारी से ले रहे हो, अगर आप ईमानदारी से क्लास लोगे, जब आप पेपर में जाओगे तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा दिखाई नहीं देगा जो आप जिससे आप फ्रेंडली ना हो या जिसे सोल्व करने के आप कंडीशन में ना हो। वो डिपेंड करता है। देखो, हम अपना फर्ज पूरा निभाएंगे, हम आपको क्लासेस देंगे। अब फिर आपके ऊपर है, आप कितनी ईमानदारी से क्लास को लोगे और कंप्लीट लोगे। ओके, अगर आप यहाँ से लोगे, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अपना, और कहीं भी आपको ढूंढने की या फिर ऐसे धक्के खाने की। ओके, यहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, क्लास है ना, कोई सब्जेक्ट की तैयारी कराने के दो मेथड होते हैं। मैंने आपका ईवीएस भी कंप्लीट कराया है। जो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपका वो कराऊंगी पूरा कंप्लीट, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितनी क्लास रिकॉर्ड करनी पड़े आपके लिए। एक तो ये होता है कि मैं आपको क्वेश्चन दूँ और सिर्फ आंसर बताकर छोड़ दूँ, पर इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें क्या है, हमें 20 नंबर कंप्लीट चाहिए। ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, उसके आसपास के भी और भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं वे भी आपको कराऊंगी। जैसे ये विटामिन का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से आप देख लीजिए। इसमें एग्जाम्पल है, सिर्फ विटामिन और रोग पूछे है, लेकिन मैं आपको विटामिन के बारे में भी बताऊंगी। क्वेश्चन के इर्द गिर्द की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, और मैं कोशिश करूंगी आपकी डेली क्लास में एक छोटा टॉपिक भी आपका मैं कवर कराऊं। जिन बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर चाहिए, वो है ना, वीडियो को क्या कर सकते हैं, अगर मैं समझा रही हूँ किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो एक्सप्लेनेशन को वो काट कर आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही सुन सकते हैं। देखो, आपके पास सुविधा है, स्पीड की आपके पास सुविधा है, स्पीड भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और आप कमेंट करिए, देखो जैसा आप कहोगे वैसा ही फाइनल होगा। ओके, वरना मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको क्या बेहतर दे पाऊँ मैं, कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ हम विटामिन के बारे में भी समझेंगे। देखो, ये ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट में आए हुए ही है, और इनसे ही आपके आगे क्वेश्चन आने की संभावना है। इनसे बाहर आपके नहीं आएंगे। इतनी प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगी ना कि इनसे बाहर आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं दिखाई देंगे, जो हमारी प्रैक्टिस की सारी क्लास ले लेगा। तो साइंस का डर अब आप खत्म कर दो, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ चुके हो अब जा। विटामिन ए, देखो इनमें है ना, विटामिन का नाम दिया है, खनिज का नाम दिया गया है, और उनके रोग पूछे हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, और आयरन की कमी से। देखो, विटामिन ए हमारे आंखों से जुड़ा है, तो विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता का रोग होगा। ए का फोर्थ हो जाएगा आपका विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो बी का फिफ्थ हो जाएगा आपका। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा आपका, सी का थर्ड हो जाएगा। और आयरन और लोह की कमी से क्या होगा आपका, एनीमिया होगा, मतलब खून की कमी हो जाती है, एरक्तता भी बोलते हैं इसमें। देखो, ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा। ए का क्या, इसके ऑप्शन नहीं है शायद, तो आप यहीं पे देख लीजिए। ए का क्या है आपका, ए का होगा आपका फोर्थ। बी का क्या है आपका, बी का होगा आपका फिफ्थ। सी का क्या है आपका थर्ड, और डी का आपका क्या होगा सेकंड। ये आपका आंसर होगा। देखो, अब थोड़ा विटामिन के बारे में समझ लेते हैं। जिस बच्चे को नहीं समझना, अब जब वो है ना, वीडियो को काट सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगी वो काफी आपके पेपर में आया हुआ ही पढ़ाऊंगी, और काफी इंपॉर्टेंट भी होगा, और आगे आने की भी काफी संभावना है, वही पढ़ाऊंगी। देखो, विटामिन क्या होते हैं आपके, विटामिन क्या होते हैं आपको ये देखना है सबसे पहले। तो विटामिन क्या होते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आपके स्टेटमेंट में कई बार पूछ लिया जाता है, अकार्बनिक
पदार्थ होते हैं जिनकी हमारे शरीर को नीड होती है, वृद्धि विकास के लिए सहायक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन जो शब्द है, विटामिन शब्द किसने दिया था? सी फंक ने विटामिन शब्द दिया था, सी फंक ने। ओके, विटामिन वर्ड दिया था। विटामिन है ना मोस्टली 2 टाइप के होते हैं मेनली, जल में विलय, जल में विलय विटामिन और वसा में विलय विटामिन, वसा में विलय। जल में विलय क्या होगा? बीसी, बहुत क्यूट। ठीक है, इस तरह याद कर लेना, बीसी बहुत क्यूट। वसा में विलय आप करते ही हो, के ई डी ए कीड़ा। ओके, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विटामिन ए के बारे में देख लेते हैं हम। विटामिन ए, देखो इनका केमिकल नेम एक तो आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा? रेटिनोल होगा। साथ साथ आप नोट भी कर सकते हैं इनको, रेटिनोल होगा। रेटिनोल कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये आपको डेफिनेटली मिलेगी यहाँ से। विटामिन ए को और क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है एंटी जीरो फथेलमिक विटामिन। मतलब इन विटामिन को इस वाले नाम से, जो इनसे बीमारी फैलती है उस बीमारी को रोकने के लिए, मतलब एंटी है उसका, तो उसको भी बोल देते हैं। तो जीरोफ्लेथेमिक एक बीमारी होती है जो विटामिन ए की कमी से आपकी फैलती है, जिसे क्या करते हैं, इसमें आंखों का, आंखें सूखी रहती है, आंखों का सूखापन बोलते हैं इसको। तो इसका रासायनिक नाम हो गया रेटिनोल। इसी कमी से रोग कौन सा होता है? तो रोग आपका रतौंधी होता है, रतौंधी। रतौंधी के बारे में आप सब जानते हो। दूसरा होता है आपका जीरो फतेलेमिक, इसे क्या बोलते हैं? आंखों का सूखापन, आंखें सूखी रहने लगती है, आंखों का सूखापन, आंखों का सूखापन। अब देखिए विटामिन ए के बाद में आप देख लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को क्या बोलते हैं हम? कैल्सीफेरोल, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। और इसको क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन। आप है ना एक बार क्लास कंप्लीट ले लेना आज, और फिर देखना कि आपको क्या अलग मिला है क्लास में। आप देखना, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। बस आप में हिम्मत चाहिए, एक बार है ना पूरी लेकर देख लेना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार पूरी लेके देखना क्लास आज। नहीं अच्छी लगी तो आगे आने वाली कोई क्लास मत लेना आप, ठीक है? मैं आपको खुद कह रही हूँ। कैल्सीफेरोल और सनशाइन विटामिन बोलेंगे इसको हम। और साथ साथ विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, तो इसे हम साथ में बोल देंगे एंटी रिकेटिक विटामिन, एंटी रिकेट्स विटामिन। रोग कौन सा होगा डी की कमी से? डी की कमी से आपका रोग होगा रिकेट्स, हड्डियां कमजोर हो जाती है रिकेट्स बच्चों में। और एक और रोग आपका पूछा जाता है ओस्टियोमलेसिस, ओस्टियोमलेसिस। ओस्टियोमलेसिस किस में होगा? ये वयस्कों में होगा, वयस्कों में। और विटामिन डी से एक क्वेश्चन और आपका बनता है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है, इसे हार्मोन भी कहते हैं। आपके पेपर में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा विटामिन है इसे हार्मोन का भी वर्क काम करते थे, हार्मोन भी कहते हैं। ये विटामिन डी है क्योंकि ये पैराथार्मोन जो होता है हमारी बॉडी में उसके विपरीत कार्य करता है, पैराथार्मोन के विपरीत कार्य करता है, इसलिए इसे हार्मोन भी कहते हैं, विपरीत कार्य करता है। अब विटामिन डी के बाद में हम विटामिन ई देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, देखो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई के कैप्सूल काफी लड़कियां यूज करती है ब्यूटी के लिए, बालों वगैरह के लिए, तो इसे ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। इसी कमी से कौन सा रोग होगा आपका? इसी कमी से होगा आपका नपुंसकता या बाजपन, नपुंसकता या बाजपन, बांझपन। ओके, विटामिन के देख लेते हैं। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिल्लोक्विनोन, फिल्लोक्विनोन या नेफ्थाक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन। और इसी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का जैसे मतलब चोट वगैरह लगती है तो थोड़ी देर बाद में ब्लड रुक जाता है, पर अगर जिसमें विटामिन के की कमी होगी ना उसके चोट लगने के बाद ब्लड नहीं रुकेगा, खून बहता रहेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। इसको रक्त का थक्का बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग। रक्त का थक्का नहीं बनता। ओके, और साथ साथ इसको ये भी बोल देते हैं एंटी हीमोरेमिक,
एंटी हीमोरेमिक विटामिन। देखो अगर आपको राइटिंग समझ में ना आए तो थोड़ी बोर्ड पे यहाँ पे ऐसी लिखी जाती है, तो आप है ना जो मैं बोल रही हूँ ना उसको साथ साथ आप नोट कर लेना इस तरह से। तो विटामिन सी के बारे में भी देख लेते हैं। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी को बोला जाता है संक्रमण रोधी विटामिन। संक्रमण रोधी विटामिन। देखो ये क्वेश्चन बना भी है आपका, एनवायरनमेंट में बना था ये क्वेश्चन। एनवायरनमेंट के हमने कंप्लीट पेपर डिस्कस किया है आपके प्रीवियस ईयर, आप देख सकते हो। और मैराथन क्लास भी दी है मैंने आपको पेडागोजी की, और उसका पीडीएफ भी दिया है आपको साथ में, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ साथ एनवायरनमेंट की भी मैराथन क्लास में अगले संडे लेकर आऊंगी, उसका भी पीडीएफ दूंगी आपको, वो भी आप देख लेना। ठीक है, काफी हेल्पफुल है ये आपके लिए। तो इसी कमी से कौन सा रोग होता है? इस कमी से रोग होगा आपका स्कर्वी, मसूड़ों से खून वगैरह आना, स्कर्वी। स्कर्वी रोग होता है इसी कमी से। अब विटामिन बी के बारे में देख लेते हैं। नॉर्मली हम जो सा विटामिन, देखो विटामिन बी के है ना कई टाइप है, ऐसे B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12। तो ये विटामिन बी है। तो जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं विटामिन बी वन जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जो आपके क्वेश्चन में भी पूछा है, विटामिन बी वन के बारे में आप बात हुई है आपके क्वेश्चन में भी। तो बी वन के बारे में हम देख लेते हैं। बी वन की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। और इसका रासायनिक नाम क्या होगा? थायमीन। B2 को हम क्या बोलते हैं? B2 को हम विटामिन जी भी बोलते हैं। B2 को हम विटामिन जी भी बोलेंगे। B7 को हम विटामिन एच भी बोलेंगे, विटामिन एच बोलते हैं B7 को। और B9 को विटामिन एम बोलते हैं। ओके, ये बात भी बेसिक से आप याद रख लेना। और जो विटामिन B2 है इसको पीला एंजाइम भी बोलते हैं, पीला एंजाइम। तो ये कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगी, मैं अपनी लिमिट बाउंड्री भी याद रखूंगी कि कुछ ज्यादा भी ना हो और आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो छूटे भी ना। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह गैस कौन सी है जो विषैली है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? जो सबसे ज्यादा विषैली गैस है जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसको क्या बोलते हैं? हम इसको दम गोटू गैस भी बोलते हैं, दम गोटू गैस। दम गोटू गैस ये क्या करेगी? जो रुधिर, हमारे ब्लड की जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता है ना उसको कम कर देती है ये क्या करती है? हीमोग्लोबिन की, जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके O2 की परिवहन क्षमता को कम कर देती है। इसके क्या बोलते हैं? इसके दम गोटू गैस बोलते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक गैस है, ये वाहनों के धुएं वगैरह में मिलती है ये गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चिकने घर्षण तल पर कोई द्रव्यमान 200 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड क्षैतिज पृष्ठ पर 5 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। देखो किसी चिकने घर्षण रहित है ये, यहाँ पर फ्रैक्शन लेस। देखो अगर घर्षण रहित तल है और कोई पिंड फिसल रहा है तो अगर घर्षण नहीं होगा तो वो रुकेगा नहीं, उसी वेग से गतिमान बनाए रहेगा, क्योंकि घर्षण की वजह से ही तो रुकते हैं। घर्षण ही तो रोकने में हेल्प करता है चीजों को। अगर घर्षण नहीं है तो वो इसी वेग से गतिमान बनाए रखेगा, जिस वेग से वो चल रहा है उसी वेग से वो गति करता रहेगा। तो इसके लिए आवश्यक बल कितना लगाना पड़ेगा? कितना भी नहीं, 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि घर्षण तो है ही नहीं तल पर। अगर घर्षण होता तब हम देखते, पर ये घर्षण रहित पूछा है आपसे क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः वर्षा के पश्चात दृष्टिगोचर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। वर्षा के बाद ही आपका इंद्रधनुष बनता है आकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है? ऐसा नहीं होता, इंद्रधनुष वर्षा के बाद बनता है, सूर्य आकाश में ऊंचाई पर नहीं होता। इंद्रधनुष का परीक्षण करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। जी हाँ, ये सूर्य के अपोजिट साइड ही बनता है। इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके यहाँ पर कौन से हो जाएंगे करेक्ट? ए, जो सूर्य ऊंचाई पर तो नहीं होता, 1 3 और 4, 1 3 और 4 आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी 1 3 और 4। देखो ये इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? विबग्योर और कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। ओके, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, आपकी क्लास के साथ ही हम करते रहेंगे आपके डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर है ना, हमें बताना है कौन सा शैवाल है, कौन सा जीवाणु है, कौन सा कवक है, कौन सा प्रोटोजोआ है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको।
देखो एलगी, शैवाल, शैवाल कौन सा है हमारा यहाँ पर, शैवाल है आपका क्लेडोमाइडोमोनास, आपका शैवाल है क्लेडोमाइडोमोनास, ये आपका शैवाल है। बैक्टीरिया, जीवाणु कौन सा है, जीवाणु है आपका लैक्टोबैसिलियस, जो दही जमाने में भी आपकी हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलियस। कवक कौन सा है आपका, फंजाई या कवक, ये कौन सा है आपका, एस्परजिलस आपका कवक होगा। प्रोटोजोआ कौन सा है आपका, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ होगा आपका अमीबा, अमीबा आपका एक प्रोटोजोआ होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। ए का फर्स्ट और बी का कितना, कौन सा है आपका, बी का फिफ्थ, ए का फर्स्ट और बी का फिफ्थ, सी का सी का फोर्थ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए इनको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये कौन कौन से है आपके। देखो ये है आपका स्पाइरो गायरा, स्पाइरो गायरा, ये आपका एक शैवाल है। ये आपका क्लेडोमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ये भी आपका एक तरह का शैवाल है। इनके नाम याद रख लेना आप, ओके, थोड़ा देख लोगे तो याद रह जाएगा, इसलिए आपके लिए चित्र लेकर आई हुई है। देखो ये है दही जमाने वाला आपका बैक्टीरिया, जो दही को जमाने में सहायक होता है, लैक्टोबैसिलियस, लैक्टोबेसिलस, लैक्टोबेसिलस क्या है, ये बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ये आपका अमीबा, अमीबा, अमीबा के बारे में तो आप जानते होंगे सब, प्रोटोजोआ, अमीबा। ये है आपका पेनिसिलियम, पैरामीशियम, ये आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम, ओके। ये आपका पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है, देखो ये भी आपका एक कवक ही है, आपका कवक का नाम पूछा है ना, तो एक अदर कवक आपका पेनिसिलियम होगा। ये आपका एस्परजिलस, एस्परजिलस भी आपका एक कवक ही होगा, एस्परजिलस, एस्परजिलस, ये भी आपका एक कवक ही है, एस्परजिलस। और ये आपका राइजोपस, राइजोपस भी आपका एक कवक ही है, राइजोपस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ नाम लिखवा देती हूँ, कौन कौन से होते हैं आपके शैवाल वगैरह, इनके नाम आप याद रख लेना। शैवाल कौन कौन से होंगे आपके, जो फेमस है आपके पेपर में पूछे जाते हैं, स्पाइरो गायरा, स्पाइरो गायरा, क्लेमाइडोमोनास, देखो इंग्लिश में भी इनको यही बोलेंगे, क्लेमाइडोमोनास। कवक क्या होगा आपका, कवक कौन कौन से होंगे, कवक के नाम भी आप याद रख लेना, 3 कवक के नाम बताऊंगी, याद रख लेना। एस्परजिलस, इनके चित्र भी दिखा दिए मैंने आपको, एस्परजिलस। फिर कुछ कंफ्यूजन है तो बैक करके दोबारा देख लेना। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम और राइजोपस, राइजोपस, हम आपके लिए बस मेहनत करने के लिए वो तैयार है बिल्कुल। अब आपको देखना है आप खुद के लिए क्या कर सकते हो। जीवाणु या बैक्टीरिया कौन सा है आपका, लैक्टोबैसिलियस, ये दही जमाने में सहायक होता है, ये क्वेश्चन भी आपका काफी पूछा जाता है कि दही बनाने में कौन, दही जमाने में कौन सा बैक्टीरिया आपकी हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। और प्रोटोजोआ आपके है ये अमीबा और पैरामीशियम, दोनों प्रोटोजोआ के नाम याद रखना आप, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा, देखो अब ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आएगा मैं आपसे पूछूंगी, पैरामीशियम, क्योंकि सी टेट है, क्वेश्चन काफी रिपीट होंगे आपके, आपके पूरे पक्के करा दूंगी मैं। गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने, मान लीजिए आप गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, आप दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर, कोई समतल दर्पण है गैलरी में लगा है, हम इसके सामने खड़े हैं, ऐसे मान लो, यहाँ पर इधर मान लेते हैं दर्पण। जो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनवायरनमेंट वगैरह की क्लास लिए, उन्हें पता है कि हम यहाँ पर कोई भी फालतू बात नहीं करते, बिल्कुल आपकी जैसे आप पेड कोर्स में पढ़ते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हम आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पर हम है 3 मीटर दूरी पर, और आपका मित्र है 4 मीटर दूरी पर, ये मित्र है और ये 4 मीटर दूरी पर खड़ा है, जो दर्पण से आपके हर पेपर में क्वेश्चन है।
तो आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या है? देखो आपने देखा होगा समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी उतनी होती है जितनी वस्तु की दूरी होती है। अगर मैं यहाँ 3 मीटर दूरी पर खड़ा हूँ तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण के इधर 3 मीटर दूरी पर ही होगा मेरा प्रतिबिंब। ये मान लो कि मेरा प्रतिबिंब है 3 मीटर दूरी पर और मेरे मित्र का प्रतिबिंब 4 मीटर दूरी पर ही होगा। जितनी वस्तु की दूरी होती है उतनी प्रतिबिंब की दूरी होती है समतल दर्पण में। ओके, तो पूछा क्या है इसमें, ये देख लेते हैं कि पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है आपके मित्र के प्रतिबिंब, मतलब ये वाला मेरा मित्र का प्रतिबिंब है ये, और आपके बीच की दूरी क्या है, मतलब मेरे बीच की, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 3 मीटर हो गई, 3 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर हो गई। तो 4 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, 7 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कितना ईजी था, आपको है ना न्यूमेरिकल से डरना नहीं है बिल्कुल भी। नीचे दिए गए ग्रहों में से उसे चुनिए, इसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका है जिसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। तो ये है आपका यूरेनस। यूरेनस है ना अपने अक्ष पर काफी झुका हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को। देखो यहाँ पर मैं आपको एक चित्र भी लेकर आई हूँ आपके लिए। देखो ये मरकरी है, मरकरी जो थीटा कोण है 0.03 डिग्री है, बिल्कुल खड़ा है। देखो ये वाली चीज देखना आप। वीनस, वीनस का इस तरह से है। ये अर्थ का है 23.5 डिग्री हमारा। ये मार्स का है। अब देखो हम किसकी बात करें, हम यहाँ पर यूरेनस की बात कर रहे हैं। ये है आपका यूरेनस, देखो ये आपका मैं ग्रीन कर दिया, ये यूरेनस है। देखो ये देखो यहाँ पर किस तरह झुका हुआ है, बिल्कुल लेटा हुआ ग्रह है, बिल्कुल इस तरह से झुका हुआ है। इसका थीटा है 97.8 डिग्री, ठीक है ना। तो ये यूरेनस है, याद रखना, इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड है। यदि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य 640 सेंटीमीटर है तो इसका आवर्तकाल बताना है हमें। जो इनका जो रिलेशन होता है तरंग दैर्ध्य आवर्तकाल के बीच, लैम्डा इजिकल टू सी टी होता है, जहाँ पे लैम्डा क्या है आपके तरंग दैर्ध्य है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। सी क्या है, वायु में ध्वनि की चाल है, वायु में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। और टी क्या है आपका, इसमें आवर्तकाल है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आवर्तकाल है। तो टी हमें निकालना है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन सी फॉर्मूला हो जाएगा। तो लैम्डा कितना गिवन है, तरंग दैर्ध्य कितनी गिवन है, 640 सेंटीमीटर गिवन है। और आवर्तकाल ध्वनि की चाल सी कितनी गिवन है आपकी, 320 मीटर प्रति सेकंड। न्यूमेरिकल सोल्व करते समय आपको एक बात का हमेशा याद रखना चाहिए, ऊपर नीचे अगर हम जो सोल्व करें उनकी यूनिट एक होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या है, नीचे मीटर है ऊपर सेंटीमीटर है, तो इसको भी आपको मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.40 मीटर अपॉन 320 मीटर पर सेकंड। तो चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 0.02 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए किस एक ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है। देखो नीले लिटमस विलयन को लाल कौन करेगा, अम्ल करेंगे नीले लिटमस विलयन को लाल। अब हमें ढूंढना है इसमें अम्ल कौन सा है, अम्ल देखना है हमें इसमें। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड आपका एक वीक बेस है, वीक बेस मतलब क्षार है ये। कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका एक बेस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आपका बेसिक नेचर का है। सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, ये एसिड है आपका, एसिडिक ऑक्साइड। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि अम्ल ही नीले लिटमस विलयन को लाल कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखो असत्य बताना है हमें। क्रोमियम विद्युत लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है क्योंकि, असत्य बताना है हमें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाए, क्योंकि इसका आर विभाव मंद है, इट हैज डल अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, आप साइंस से ऐसे डरते रहते हो, क्वेश्चन कुछ भी आपके इतने हार्ड नहीं है साइंस के। स्तंभ ए में दिए गई फसल बोने और काटने की विधि को स्तंभ बी में दिए गए उन्हीं कथनों से मिलान कीजिए। देखो फसल काटना क्या है, दावना है, गहना क्या है, फसल चक्रण क्या है, टपक प्रणाली क्या है। देखो टपक प्रणाली क्या है, मतलब डी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास जल गिरता है, ये से बोलते हैं टपक प्रणाली, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। डायरेक्ट जड़ के पास बूंद बूंद से पानी दिया जाता है। फसल चक्रण क्या होता है, फसल काटना क्या होता है, ए का क्या हो जाएगा, फसल परिपक्व होने पर कटाई करना, ए का आपका थर्ड हो जाएगा।
ओके। फसल चक्रण क्या होता है? विभिन्न फसलों को बारी बारी से एकांतर उगाना। आप है ना इस टाइप के क्वेश्चन तो ये काफी अच्छे होते हैं, आपको एक भी पता है ना तो फिर आप निकाल सकते हैं बाकी के आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, बी रह गया अब इसका, बी का आपका फोर्थ हो जाएगा, दाने को भूसे से अलग करना। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन है क्या हमारे पास, नहीं इसके ऑप्शन नहीं है, तो आप ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तब निम्न में से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती? कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती? देखो नहीं का आपको विशेष ध्यान रखना है कि पेपर में नहीं पूछा है नहीं। द एयर इज ड्रोन इन थ्रू द नोस्ट्रिल, जो नाक की नथुनी है इनसे एयर है ना अंदर जाती है, देखो अंदर जाती है श्वसन के दौरान, ये बिल्कुल करेक्ट है। पसलियां बाहर की ओर गति करती है, ये भी करेक्ट है। मध्यपट यानी डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम ऊपर ऊपर उठता है, ऊपर नहीं उठता, नीचे जाता है डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं, फेफड़े फैलते हैं, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा डायफ्राम ऊपर उठता है, ये नहीं होगा। डायफ्राम देखो क्या होता है आपका, देखो ये आपका एक श्वसन का चित्र है, यहाँ पर डायफ्राम होता है आपका, फेफड़ों को सपोर्ट देता है, ये आपका होता है डायफ्राम। ओके, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये क्या होता है, ऊपर नहीं उठता। ओके, तो ये वाला रोंग स्टेटमेंट आपका रोंग हो जाएगा। जाइलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को चुनिए, करेक्ट कथन को चुनिए। जाइलम क्या है, देखो हम है ना पौधों के लगभग दो टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम इन टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, इसको समझ ले रहे एक बार। जाइलम जो होता है वो जैसे, जाइलम जैसे जल, जल व खनिज लवण का अवशोषण करता है। जो पेड़ पौधों की जड़ों से है ना जल और खनिज लवण पूरे पौधों में पहुंचाता है, जल व खनिज लवण का संवहन करता है, संवहन मतलब ले जाता है, संवहन करता है, जैसे जल जैसे जाइलम है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जो जड़ों द्वारा जो से खनिज लवण अवशोषित करते हैं ना जड़े, उन्हें है ना पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम पादपों में भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, पादप में भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, भोज्य पदार्थ को पहुंचाता है, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। यह पादप के प्लांट टिश्यू है, ये पादप उत्तक। ठीक है, एक और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सबसे जो विकसित जायमन है वो कौन, जाइलम है वो कौन से पौधे में पाया जाता है, सर्वाधिक सबसे विकसित जाइलम ये पाया जाता है आपका मरुद्भिद पौधों में, मरुद्भिद जेरोफाइट, जो मरुस्थल में जो पौधे भी उगते हैं उनमें सबसे विकसित जाइलम पाया जाता है मरुद्भिद पौधों में, क्योंकि जल की ज्यादा आवश्यकता होती है। और सबसे कम विकसित कहीं में पाया जाएगा, जो जल में पौधे होते हैं, सबसे कम विकसित जाइलम पाया जाता है जलीय पादपों में, जलीय पादपों में या पौधे में, जलीय पादपों में। ओके, तो ये भी आप याद रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इन्होंने बोला है कि कौन सा गलत कथन का चुनाव करना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह भोजनता पोषक तत्वों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक संवहन कराता है, भोजनता पोषक तत्वों को नहीं कराता, भोजनता पोषक तत्वों को फ्लोएम कराता है, जाइलम कई का करता है, जल और खनिज लवणों का करता है। ओके, श्वसन का हमने क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर एक चीज और आप नोट कर लेना, जो श्वसन दर का मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है, श्वसन दर का मापन किया जाता है आपका स्पाइरोमीटर द्वारा, स्पाइरोमीटर द्वारा, स्पाइरोमीटर द्वारा। अगर आप यहाँ तक क्लास में बने हुए हैं तो थैंक यू, यहाँ तक बने रहने के लिए। आप सच में ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और आप में कुछ करने की हिम्मत है। ठीक है, आप आलस नहीं करते, काम को टालते नहीं हो। अब देखो आपने एक सुई छिद्र कैमरा बनाया है, आप इसके किसी पर्दे पर किसी दूरस्थ रंगीन भवन का प्रतिबिंब, देखो सुई छिद्र कैमरा, सबसे पहले आपको पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा क्या होता है सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है। पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा, तो पिन होल कैमरा आप जैसे किसी पेड़ के नीचे से गुजरते हो तो पेड़ की धूप, धूप जो है वो पेड़ के पत्तों में से बीच में से आकर नीचे आती रहती है, तो नीचे है ना एक जाल सा बन जाता है पत्तों का। आप किसी पेड़ के नीचे देखा होगा ना आपने, जाल सा बन जाता है, देखो इस टाइप का, इस टाइप का हमें जमीन पर दिखाई देता है, पेड़ों के बीच में जो धूप आती है इस तरह जाल बन जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, जहाँ से पेड़ के पत्तों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, जहाँ से है ना धूप आती है, सूर्य किरणें आती है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो एक नेचुरल पिन होल कैमरा है, वो एक पिन होल कैमरे का ही एग्जांपल है जो नेचर ने बनाया है, इसको बोलते हैं पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है, एक छोटे से छेद रूपी, एक छोटे से छेद से जब प्रकाश आएगा उसको बोलेंगे हम पिन होल कैमरा, जब इमेज बनेगी एक छोटे से छेद के थ्रू, तो इसको हम नेचुरल पिन होल कैमरा कहते हैं। इस कैमरे का क्या है, कोई लेंस नहीं होता,
पिनहोल कैमरे में कोई भी लेंस नहीं होता। जो लीव के बीच में जो छोटे छोटे स्मॉल स्पेस है ना, उससे शैडो आती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पिनहोल कैमरा। नीचे ग्राउंड पर जो इमेज बनती है वो पिनहोल कैमरे से बनती है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। देखो, पिनहोल कैमरे में कोई लेंस तो होता नहीं। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, यदि एक है ना, एक कोई ट्री है, एक पेड़ है, और एक हमने है ना गत्ते का एक डब्बा लिया, तो डब्बा इधर वाली साइड उसको हटाकर यहाँ पर एक है ना पेपर लगा दिया हमने, ट्रेस पेपर टाइप, और इसके अपोजिट साइड, जस्ट इसके अपोजिट साइड एक छोटा सा होल कर दिया। ये होल अब हमारा पिन होल कैमरे के रूप में काम करेगा। तो यहाँ से है ना, जब इस पेड़ से आने वाला प्रकाश यहाँ से आएगा तो यहाँ पर इसका चित्र बनेगा। तो पिन होल कैमरे से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रंगीन होती है। एक तो देखो, शेडो तो ब्लैक होती है, पर यहाँ पे इमेज की बात हो रही है, इमेज आपकी रंगीन होती है। ओके, और क्या होगी, स्मॉल होगी, इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी, दिखाई दे रही है जैसे यहाँ पर आपको चित्र में। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा है आपसे। ये पूछा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, ये इसमें पूछा है आपसे। तो कैसा बनेगा, देखो, अत्यधिक छोटा होगा, रंगीन होगा, सीधा तो नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर वास्तविक होगा, उल्टा होगा, रंगीन होगा और अत्यधिक छोटा होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, चित्र एक बार आप अच्छी तरह देख लेना। तो पिनहोल कैमरे के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे, अब आप नहीं भूलोगे उसको। निम्नलिखित में से उस धातु को चुनिए जो डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करती है, परंतु डाइल्यूट HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड से गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करती। तो ऐसी धातु कौन सी आपकी, ऐसी आपकी कॉपर है धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धमनियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। धमनियां वे रुधिर वाहिनियां हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में ले जाती है। देखो, धमनी और शिरा, ये दो तरह के हम ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है कि रक्त नलिका है, थोड़ा समझ लेते हैं इनके बारे में भी। जो चीज एक बार यहाँ पर समझा दी वे आप याद रखना, आगे जो इनसे क्वेश्चन आएंगे वे आप करोगे। ओके, इस तरह आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगी मैं, क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन की फॉर्म में आपका सिलेबस कंप्लीट। धमनी और शिराएं, और जो भी कुछ हम करेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो पूछा जा चुका है पेपर में। जो धमनी क्या करती है, रक्त को क्या करेगी, हृदय से अंगों में भेजती है, हृदय से अंगों तक रक्त पहुंचाती है। जबकि शिरा क्या करती है, अंगों से हृदय में रक्त पहुंचाती है, अंगों से वापस हृदय में रक्त पहुंचाती है। ओके, ये क्लियर हो गया। धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त, धमनी मतलब शुद्ध रक्त। शिरा मतलब अशुद्ध रक्त, शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। इसका अपवाद क्या है, देखो अपवाद है इसका प्लोमेनरी धमनी, क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त होगा। फुफ्फुसीय या प्लोमेनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय बोलते हैं हिंदी में। और इसका अपवाद क्या है, पल्मोनरी शिरा, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त होता है। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है आपका, पल्मोनरी शिरा इसका अपवाद है। ये क्या होती है, त्वचा की गहराई में पाई जाती है, इसलिए इनका लाल रंग होता है। त्वचा की गहराई में पाई जाती है ये है ना, त्वचा पे हमें ऊपर दिखाई देती है ना उठी हुई, अपने हाथ में देखना आपको नसें उठी हुई दिखाई देगी, तो ये आपकी शिराएं है। इनमें अशुद्ध रक्त होता है, उनका कलर कैसा होता है, नीला रंग होता है। इनका क्या होता है, नीला रंग होता है। इनकी दीवार क्या है, धमनी की दीवार है ना, मोटी होती है, दीवार या भित्ति बोल दो, दीवार या भित्ति मोटी होती है, दीवार या भित्ति मोटी होती है इनकी, यह भित्ति मोटी होती है। इसमें वाल्व या कपाट नहीं पाए जाते, वाल्व या कपाट नहीं पाए जाते। ये क्या होगा, इसकी दीवार पतली होगी, शिरा की पतली पतली हमें दिखाई भी देती रहती है, पतली होती है। इनमें वाल्व या कपाट पाए जाते हैं। देखो, वाल्व या कपाट का काम क्या होता है, ये है ना, रक्त को जैसे अंगों से हृदय में रक्त आएगा तो ये वापस पीछे जाने से रोकते हैं, बंद हो जाते हैं। वाल्व या कपाट नहीं पाए जाते, वाल्व या कपाट पाए जाते हैं। इसमें एक ढक्कन नुमा संरचना होती है ये। तो ये आप धमनी और शिरा में अंतर याद रखना। तो पूछा क्या है क्वेश्चन, धमनियां वे रुधिर वाहिनियां हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में ले जाती है।
तो देखिए ध्वनियाँ क्या है, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय से सभी भागों में ले जाती है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ध्वनियों का यही काम है। जबकि सिरा क्या करेगी, सिरा आपकी करेगी अंगों से हृदय में रक्त ले जाएगी सिरा आपकी। और यह सुनिश्चित करने के लिए रुधिर केवल हृदय से सभी भागों की ओर प्रवाहित होता है, ध्वनियों में वाल्व होते हैं। देखो हमने अभी पढ़ा ध्वनियों में वाल्व नहीं पाए जाते। ओके, ध्वनियों की भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है, पतली नहीं, ध्वनियों की भित्ति मोटी होती है। देखो मैंने अंतर बताया था आपको, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पौधे की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। चौड़ी चपटी चपटी पत्तियां, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम हार्स होना, शंक्वाकार पौधे इनकी शाखाएं तिरछी हो। तो इनमें से क्या बताया, इनमें से मरुस्थलीय पौधों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण है, ये हमें बताना है। मरुस्थलीय पौधों में देखो, मरुस्थलीय पौधों में क्या होगा, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण होगा, बिल्कुल सही। जड़ें बहुत गहराई तक होगी, ये भी। चौड़ी चपड़ी पत्ती नहीं होती, पत्ती कम होती है मरुस्थलीय पौधों में। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास होना, ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। शंक्वाकार पौधे नहीं होंगे मरुस्थल में। तो आपका 2, 3, 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम एंड की ओर बढ़ रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण, देखो प्रकाश संश्लेषण तो आप जानते होंगे, बिल्कुल करेक्ट है। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल का उपयोग होता है, CO2 और जल का उपयोग भी होता है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है और O2 प्रयुक्त होती है। देखो ऐसा है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तो क्या होगी, प्रयुक्त होगी, और O2 मुक्त होगी। तो ये वाला आपको स्टेटमेंट उल्टा दिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे, बिल्कुल करेक्ट है। और CO2 प्रयुक्त होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण दिन और रात्रि दोनों समय पर होता है, ऐसा नहीं है। प्रकाश संश्लेषण दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत क्या होती है आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अत्यधिक कुंडलित नली है जिसकी लंबाई वृद्धांत से कम होती है। देखो कुंडलित तो है ये, लंबाई वृद्धांत से कम नहीं, वृद्धांत होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इसकी लंबाई से ज्यादा होती है बड़ी आंत से। तो ये वाला कथन आपका रोंग हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं। क्षुद्रांत यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। जी हाँ बिल्कुल, दोनों से इसमें स्राव आता है आपका। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस स्रावित करती है, बिल्कुल करेक्ट है। अग्नाशय रस वसाओं पर क्रिया करके उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है आपका। देखो ये होगा आपका आमाशय, जिसे हम स्टोमक बोलते हैं। और देखो ये जो यहाँ पर ये कुंडलित अवस्था में आपको दिख रही है ना इस तरह से, ये आपकी क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत क्षुद्रांत भी इसको ही बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और ये जो है साइड में ये दिख रही है आपको इस तरह से, ये आपकी बड़ी आंत है, वृद्धांत, बड़ी आंत। ओके, थोड़ा आप देख लेते हैं, मैं चित्र इसलिए लाती हूँ, आप देख लोगे ना तो थोड़ा याद रहेगा आपका। देखो ये भी एक और चित्र है आपका, ये आपका यकृत भी दिखाया गया है इसमें, यकृत, ठीक है। ये आपका स्टोमक आमाशय, ये बड़ी आंत आपकी इस तरह से, और ये कुंडलित अवस्था में ये इस तरह से, ये छोटी आंत, देखो इसकी लंबाई इससे ज्यादा होती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है ना खोज बताई गई है, उसकी किसकी खोज किसने की थी, किसने किसको खोजा था, इसमें ये बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी आपकी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी आपकी, एडवर्ड जेनर ने, बी का फिफ्थ। किन्वन, किन्वन किसने, लुई पास्चर ने। और बेसिलस एंथ्रेसिस रॉबर्ट कोच ने। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक्स और टेक केयर। थैंक यू।